नमस्कार साथियों, टेट गंगा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य तथा इसके विविध सिद्धांत, इसके कुछ मानक और विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, इस वीडियो में आपको 30 से 40 मिनट में शिक्षण से संदर्भित सभी मूलभूत बातें और इसकी विधियां, सिद्धांत आपको सरल भाषा में समझाया जाएगा, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आपका, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो, स्टेट टेट कोई अन्य राज्यों का हो, या आपका नेट का एग्ज़ाम हो, नेट में शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न पूछे, जहाँ भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों से बस निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए, 30 मिनट 40 मिनट। आपका यहाँ से 1 से 2 प्रश्न किसी भी परीक्षा में आराम से और बहुत सरल भाषा में क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, टेट गंगा को फॉलो करिए। यहाँ आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, सारी एजुकेशन, व्याकरण और शिक्षण से संबंधित, भाषा शिक्षण और शिक्षण अभिरुचि के दोनों विषय के वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से बस निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षण एक सुनियोजित, परिचय में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। शिक्षण एक सुनियोजित, उद्देश्यपूर्ण और तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, अर्थात जीवन के प्रत्येक चरण में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, व्यवहार तथा व्यक्तित्व का विकास करते हैं। ठीक, शिक्षक क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षक का क्या काम है? बालक या विद्यार्थी या छात्र के ज्ञान का बढ़ावा दे, उनके कौशल, कौशल का मतलब ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। ठीक, दृष्टिकोण, उनके विविध विचारधाराओं के प्रति क्या मान्यता है, उनकी एक मान्यता डेवलप करना, दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक, सकारात्मक, नकारात्मक, कुछ भी। उनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व विकास में सहायक या विकास करता है। शिक्षण केवल ज्ञान देना नहीं है, सिर्फ जानकारी देना नहीं है। ठीक, किसी विषय की जानकारी दे देना शिक्षण का कार्य नहीं है। ठीक, आपको इतिहास पढ़ा दिया गया, मान लीजिए गांधी जी की जीवनी पढ़ा दी गई, लेकिन ये बताया ही नहीं गया कि गांधी जी की जीवनी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें एक इतिहास के रूप में किसी की कहानी बता दी जाए अगर गांधी जी की, हमें ये बताया ही नहीं जाए कि गांधी जी की जिन आदर्शों पे जीवन जिए, या उन्होंने जो सिद्धांतों का पालन किया और जिन सिद्धांतों को उन्होंने लॉन्च किया या दिया, प्रचारित किया, प्रसारित किया, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। जब उस उपयोगिता के बारे में दिया जाएगा तभी जानकारी सार्थक होगी। ठीक, बल्कि विद्यार्थियों में सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या समाधान करने तथा जीवन में अनियमित ज्ञान का मतलब अपरिमित ज्ञान का उपयोग करना सिखाने की प्रक्रिया। मतलब ये एक समाप्त न होने वाली क्रिया नहीं है कि आज आपने हाई स्कूल पास किया, आपने वहाँ तक की शिक्षा प्राप्त कर ली, एमए कर लिया तो अपने आप को सर्वे सर्वा मान लिया। ऐसा नहीं है, शिक्षा निरंतर और जीवन भर चलने वाली क्रिया है, याद रखिएगा। जब शिक्षक एक विद्यार्थी में अच्छी शिक्षा देगा तो विद्यार्थी जो होगा वह सोचने में, किसी चीज़ के बारे में सोचने में, समझने में, तर्क करने में तथा समस्या अगर उसके सामने कोई आ रही भविष्य में तो उस समस्या का समाधान करने में कुशल होगा। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आज के आधुनिक दृष्टिकोण में शिक्षा का जो नया दृष्टिकोण है, शिक्षण शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड, मतलब टीचर, गुरु जो है, आपका अध्यापक जो है, उस पे केंद्रित है, न होके। आज का जो नई विचारधारा है उसमें टीचर केंद्रित न होके विद्यार्थी केंद्रित है, अर्थात केंद्र बिंदु विद्यार्थी है। ठीक, विद्यार्थी के जीवन का सर्वांगीण विकास करना है, और करेगा कौन? ये टीचर। काम तो टीचर ही करेगा, लेकिन केंद्र में कौन है? विद्यार्थी, बालक या छात्र छात्राएं जो भी है। ठीक, तो अब नई विचारधारा में विद्यार्थी अर्थात छात्र केंद्रित, ठीक, विचारधारा को शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। एक शिक्षक मार्गदर्शक हो सकता है, प्रेरक हो सकता है, सहयोगी हो सकता है। ठीक, एक शिक्षक का जरूरी नहीं है शिक्षक सिर्फ स्कूल में आए, आपको ABCD क ख ग घ या कुछ भी पढ़ा के चला जाए।
वह एक मार्गदर्शक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कक्षा 11 में एडमिशन लिया बच्चा, वह पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन टीचर यह कह के उसे पाणिनि की तरह हटा दे कि तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है, तुम शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकते। जबकि उसे पता है कि वह छात्र शारीरिक रूप से इतना सक्षम है कि अगर खेल क्षेत्र में अपना भविष्य बनाए तो वह अच्छा कर सकता है। तो यह टीचर जो होता है, शिक्षक, ये आपको सिर्फ यह नहीं बताएगा कि एबीसीडी पढ़ना ही बहुत जरूरी है, यही सब कुछ है, यही भविष्य है ना। वह उस छात्र के शिक्षक उस छात्र के सभी गुण अवगुण का अध्ययन करे, फिर उसे उस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करे जिससे वह पढ़ सके, समझ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। अगर ये चीजें नहीं संभव है तो उसे वैकल्पिक चीजों पे रुचि दिखाए। जैसे मान लीजिए उसे कलाकृति बनानी अच्छी आती है तो उसे कला के क्षेत्र में प्रेरित करे। ठीक, एक प्रेरक की भूमिका निभाता है कौन? टीचर। सहयोगी होता है, ये जरूरी नहीं कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु हमेशा कठिन और कठोर व्यवहार करे, तो एक सहयोगी की भावना हो, उसे मित्रतापूर्ण भाषा में भी समझा सकता है अच्छी बातें। ठीक, तो याद रखिएगा कैसा होगा शिक्षक? मार्गदर्शक होगा, प्रेरक होगा, सहयोगी होगा। ठीक, तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यही सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण का सामान्य अर्थ है सीखने की प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और सार्थक बनाना। ठीक, शिक्षण का अर्थ है, सामान्य अर्थ है इसका, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसमें उसको सरल, सिंपल, प्रभावी, इफेक्टिव एंड सार्थक बनाना। ठीक, दूसरे शब्दों में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों अर्थात छात्रों में वंचित ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अर्थात एक विद्यार्थी या छात्र के जीवन में, स्टूडेंट के जीवन में, जिससे वह वंचित है, किससे वंचित है? ज्ञान से। मान लीजिए कक्षा 1 में विद्यार्थी प्रवेश लेता है, जब एलकेजी, यूकेजी आज के समय में, वह शून्य विहीन होता है। जब एलकेजी में जाएगा तो कुछ चीजें सीखेगा, उसके बाद यूकेजी में, फिर 1 में, 2 में, ऐसे करते हुए जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी तो उसका जो ज्ञान उसे नहीं पता है, वह ज्ञान कौन देगा? शिक्षक उसे देता जाएगा, उसके कौशल का विकास करेगा, उसकी अभिवृत्ति और व्यवहार में भी परिवर्तन लाएगा। ठीक, शिक्षण के 3 मुख्य घटक हैं, याद रखिएगा। प्रश्न पूछे तो शिक्षण के 3 प्रमुख घटक हैं, शिक्षक होगा, विद्यार्थी होगी, विषय वस्तु। ठीक, ज्ञान का मार्गदर्शक कौन है? शिक्षक। अधिगम करने वाला अर्थात शिक्षा प्राप्त करने वाला कौन है? छात्र या विद्यार्थी, स्टूडेंट। विषय वस्तु जो पढ़ाया जाता है। अब विषय वस्तु में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, याद रखिएगा। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान है, प्लस सामाजिक ज्ञान है, या अन्य क्षेत्रों में जो भी कौशल युक्त ज्ञान है, सबका समावेश होता है। इन तीनों के परस्पर सहयोग से प्रभावी शिक्षण संभव होता है। ठीक, तो याद रखिएगा शिक्षण के 3 प्रमुख घटक है, शिक्षक, विद्यार्थी, विषय वस्तु। इन तीनों के ही प्रभावी सहयोग से शिक्षण संभव होता है। ठीक, कुछ परिभाषाएं देखते हैं। ठीक, कुछ परिभाषाएं शिक्षण की दी गई हैं, उसको देखते हैं। एडमंड एमिडन है। ठीक, अंग्रेजी वाला शब्द देखिएगा। हिंदी में क्या है कि जो मोबाइल से क्रिएट किया जाता है इस पीडीएफ को, तो थोड़ा सा शाब्दिक शब्दों में, मतलब अक्षर में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है, तो नाम याद रखिएगा, एडमंड एमिडन। ठीक, ये शिक्षण पे इनकी क्या परिभाषा है? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर अधिगम को सफल बनाते हैं। कौन कौन? शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर शिक्षा मतलब शिक्षण कार्य, अधिगम को सरल बनाते हैं। ठीक, बीओ स्मिथ क्या कहते हैं? शिक्षण ऐसी क्रियाओं का समूह है जो अधिगम उत्पन्न करने वाले के लिए किया जाता है। शिक्षण एक ऐसी क्रिया है या क्रियाओं का समूह है जो अधिगम उत्पन्न करने वालों के लिए किया जाता है। एन.एल. गेज क्या कहते हैं? शिक्षण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करता है। ठीक, अब ये परिभाषाएं सीधी सीधी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए परिभाषाओं को लिख लीजिएगा। ठीक,
एनएलगेज शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाता है। जॉन डेवी क्या कहते हैं? जॉन डेवी है, ठीक। शिक्षण अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षण अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जिससे बालक का, अर्थात बालक यहाँ छात्र का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक। छात्र का सर्वांगीण विकास होता है किससे? शिक्षण अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक। महात्मा गांधी क्या कहते हैं इसके संबंध में? शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मन, आत्मा को संतुलित और सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर, मन और आत्मा का संतुलित और सर्वांगीण विकास करना है, ठीक। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, अगर 4-5 परिभाषा कभी पूछे तो दुविधा में मत रहिएगा। अब देखिए शिक्षण का उद्देश्य क्या है। एक पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक, तीसरा क्या है? मनोक्रियात्मक। 3 उद्देश्य मुख्य हैं, ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव और अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक, इन तीनों को याद रखिएगा। ज्ञानात्मक क्या है? विषय का ज्ञान, जैसे आपको किताबी ज्ञान दिया जाए, समझ व तर्क की शक्ति को विकसित करना, विश्लेषण तथा समस्या समाधान बढ़ाना, प्रैक्टिकली ज्ञान, रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। भावात्मक ज्ञान में नैतिक मूल्यों का विकास, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व, सहयोग, सहिष्णुता और संवेदनशीलता की भावना विकसित करना, सकारात्मक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय भावना का विकास करना। मनोक्रियात्मक में व्यवहारिक कौशल विकसित करना, प्रयोगात्मक कार्यों की दक्षता को बढ़ावा देना, हाथ एवं मस्तिष्क के समन्वय का विकास, कार्य कुशलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। अब तीनों का मतलब समझिए। ज्ञानात्मक वह चीज है जिसमें मान लीजिए आप क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक, या क्लास 11 की एनसीईआरटी साइंस की पढ़ रहे हैं, ठीक। तो उस किताब में जो मूल बातें लिखी गई वो आप पढ़े, टीचर ने पढ़ाया, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो विषय का ज्ञान हो गया, साइंस का ज्ञान हो गया, ठीक। समझ और विकसित तर्क शक्ति, उस विषय के संबंध में समझना कि बातें क्या लिखी गई हैं, उसका तात्पर्य क्या होता है। साथ ही साथ तर्क शक्ति, प्रश्नोत्तर करना कि कोई चीज कैसे थी, क्यों है, कैसी होगी, इत्यादि जो तर्क होते हैं ये चीजें विकसित करना, ठीक। विश्लेषण एवं समस्या समाधान, अगर किसी ऐसी बात की चर्चा होती है आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कोई समस्या टाइप की है, तो उस समस्या का समाधान कैसे करना है इसका भी विकास कौन करेगा? टीचर करेगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य के तहत। साथ ही साथ रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना होता है, ठीक। अब भावात्मक में नैतिक मूल्यों, एक बालक के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करने से वह स्वयं, परिवार और समाज तथा राष्ट्र के प्रति एक नैतिक या कुशल नागरिक का निर्माण होता है या नागरिक बन सकता है। अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास किया जाता है। भावात्मक में सहयोग, सहिष्णुता और संवेदनशीलता जैसे मूल्यों का विकास किया जाता है, ठीक। छात्र में सहयोग जैसे मूल्य, नए सहिष्णुता और संवेदनशीलता जैसे नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण एवं राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाता है। किसी तथ्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को समाप्त करने के कारण बताए जाते हैं तथा उस क्रिया पर सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास के लाभ और उसकी विशेषताओं को बता के उसका मनोवैज्ञानिक विकास किया जाता है, ठीक। मनोक्रियात्मक में व्यवहारिक कौशल विकसित करना, जैसे कोई बच्चा है कक्षा 9 में पढ़ता है, वो किसी से बात नहीं करता, पूरी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो वो किसी से बात नहीं करता। तो मनोक्रियात्मक में टीचर का यह योगदान है या उसका उद्देश्य है या उसका कर्तव्य है कि वह उस बालक से क्लास के अन्य जो 59 स्टूडेंट हैं 60 की कक्षा में, सबसे वार्तालाप कराने के लिए प्रेरित करे, उससे पूछे कि उसकी समस्या क्यों है, क्या है कि वह किसी अन्य छात्र से आपस में वार्तालाप क्यों नहीं करता, ठीक। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करके उसके व्यवहारिक कौशल को विकसित करे।
प्रयोगात्मक कार्यों में दक्षता बढ़ावा देना चाहिए। हाथ और मस्तिष्क की समन्वय, कार्यकुशलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, अब देखिए आधुनिक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। आधुनिक शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थी अर्थात छात्रों को सक्रिय अधिगमकर्ता बनाना, आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता विकसित करना, डिजिटल और तकनीकी कौशल विकसित करना, जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करना, लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, 21वीं सदी के कौशल में कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी होता है का विकास करना। ठीक, मतलब कम्युनिकेशन आपस में वार्तालाप अच्छा हो। ठीक, वार्तालाप विकसित करना मतलब परस्पर उसे वाक्पटु बनाना एक छात्र को जरूरी होता है। कोलैबोरेशन सहयोगपूर्ण व्यवहार, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत कठिन चीज़ों पे अच्छी थिंकिंग या विचार विकसित करना। ठीक, और नव सृजन शक्ति जो होती है क्रिएटिविटी उसको विकसित करना। एक छात्र में सृजन जैसे नवीन कार्यों को करने की प्रेरणा या विकसित करना। ठीक, प्रभावी शिक्षण की विशेषताएं क्या है। यह एक उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध क्रिया है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। याद रखिएगा नवीन विचारधारा में छात्र केंद्रित शिक्षण अभिरुचि को विकसित किया गया है। द्विपक्षीय और अंतःक्रियात्मक होती है, प्रेरणादायक एवं रोचक होती है, मूल्यांकन आधारित होती है, जीवन से संबंधित एवं व्यवहारिक होती है। ठीक, शिक्षण क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षक कौन है, मार्गदर्शक है। विद्यार्थी क्या है, सक्रिय अधिगम करता है। लक्ष्य क्या है, ज्ञान कौशल अभिवृत्ति व्यवहार परिवर्तन व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक, शिक्षण शिक्षक प्लस विद्यार्थी प्लस विषय वस्तु मुख्य बातें होती हैं। 3, शिक्षण का अंतिम लक्ष्य वांछित व्यवहार परिवर्तन करना। आधुनिक शिक्षा की शिक्षक की भूमिका क्या है, मार्गदर्शक की। ठीक, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास किसके, छात्र के जीवन में। ठीक, शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं और प्रकृति पर अध्ययन करें। शिक्षण कला और विज्ञान के रूप में देखें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण योजनाबद्ध गतिशील और सामाजिक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान कौशल अभिवृत्ति और व्यवहार का सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। क्या, विद्यार्थियों के ज्ञान कौशल अभिवृत्ति और व्यवहार में। ठीक, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण में के स्पष्ट अधिगम उद्देश्य निर्धारित होते हैं और उन्हीं की प्राप्ति के लिए शिक्षण किया जाता है। योजनाबद्ध शिक्षण का पाठ योजना, शिक्षण की सामग्री, विधि, मूल्यांकन इत्यादि सभी योजनागत प्रारूप में सुनिश्चित होते हैं। द्विपक्षीय और अंतःक्रियात्मक शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी दो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक, एक टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट उस बात को पढ़ते हैं। ठीक, तथ्य को पढ़ते हैं या ज्ञान की बात को पढ़ते हैं। विद्यार्थी केंद्रित विद्यार्थियों की रुचि आवश्यकता योग्यता अनुभव के आधार पर शिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। व्यवहार परिवर्तन शिक्षण का अंतिम उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान कौशल दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। ठीक, ध्यान दीजिए इन चीजों का। सामाजिक प्रक्रिया के तहत शिक्षण समाज संस्कृति पर्यावरण से जुड़ा है। जो भी शैक्षिक गतिविधि होती है यह समाज संस्कृति और पर्यावरण से ही जुड़ी हुई है। सारे विषयों का संबंध किससे है, समाज से है, संस्कृति से और पर्यावरण से है। ठीक, और सामाजिक मूल्यों का विकास विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। यह एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, याद रखिएगा। समय और परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होती रहती है। प्रेरणादायक प्रक्रिया है। शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है। बहुत सारे टीचर हैं जो आपकी जिज्ञासा को दबा देते हैं, डरा के धमका के। ठीक, लेकिन टीचर का ये उद्देश्य नहीं है। टीचर आपके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न करे। ठीक, आप प्रश्न पूछने या तर्क करने के काबिल बन सकें। यह शिक्षण का या शिक्षक का कार्य है। मूल्यांकन आधारित प्रक्रिया शिक्षण की सफलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, लगातार किया जाना चाहिए और सुधार का अवसर मिलना चाहिए। मूल्यांकन अर्थात एक टीचर मान लीजिए किसी भी क्लास में रेगुलर पढ़ा रहा है, 3 महीने 2 महीने पढ़ाया,
अब 2 महीने बाद एक टेस्ट होना चाहिए कि क्या जो शिक्षा उसने प्रदान की वह विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की जा रही है कि नहीं। अगर ग्रहण किए हैं तो टेस्ट में अच्छा लिखेंगे, अच्छा नंबर मिलेगा। अगर नहीं ग्रहण किए हैं तो जाहिर सी बात है या तो शिक्षक सही से पढ़ा नहीं रहा है या तो विद्यार्थियों की कुछ और समस्याएं हैं जिसको टीचर समझ नहीं पा रहा है। ठीक, तो मूल्यांकन लगातार करना चाहिए। लचीली प्रक्रिया, विद्यार्थियों को आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण विधि एवं तकनीक में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, शिक्षण की प्रकृति क्या है? शिक्षण की सामाजिक प्रकृति, याद रखिएगा ये सब प्रश्न आ सकते हैं और कई बार पूछे गए हैं। शिक्षण की प्रकृति में मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुआयामी। तो सामाजिक प्रकृति, शिक्षण समाज और संस्कृति के विकास का प्रमुख माध्यम है। शिक्षण गतिविधि जो है वह समाज और संस्कृति के विकास का प्रमुख आधार है। सामाजिक मूल्यों, सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है। मनोवैज्ञानिक प्रकृति में कैसे है? शिक्षण बालक की आयु, रुचि, बुद्धि, प्रेरणा, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होता है। याद रखिएगा, कोई भी शिक्षक है तो पहले अगर मान लीजिए कोई 12 साल का स्टूडेंट एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, एक 6 साल का, तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आयु पे भी ध्यान दे कि कौन किस छात्र की जिम्मेदारी कम ज़्यादा है या उसका लेवल स्तर क्या है। रुचि, विद्यार्थियों की रुचि क्या है, वो कौन से क्षेत्र में अपना जीवन अच्छे से मतलब उनके अंदर रुचि कैसी है, वह कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, खेल, या विद्यार्थी के जीवन में या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या कोई अधिकारी बनना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं। तो उनकी जो रुचि है उनके अंदर रुचि पैदा की जाए। ठीक, और उस रुचि के अनुसार ही उनको शैक्षिक गतिविधि प्रदान की जाए, उनकी बुद्धि का विकास किया जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए। अच्छी कहानियाँ, नैतिक शिक्षा प्रदान करके उन्हें प्रेरित करना चाहिए। व्यक्तित्व और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होता है। विकासात्मक प्रकृति में क्या है? शिक्षण विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास में सहायक होता है। क्या? शिक्षण विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास में सहायक होता है। लोकतांत्रिक प्रकृति में शिक्षण में समान अवसर, सहभागिता, स्वतंत्र विचार, सहयोग की भावना विकसित की जाती है। ठीक, रचनात्मक प्रकृति में शिक्षण विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, नवाचार, सृजनात्मकता, समस्या समाधान का विकास करता है। ठीक, वैज्ञानिक प्रकृति में शिक्षण में तथ्य, तर्क, प्रयोग, अनुसंधान और वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है। मूल्यपरक में शिक्षण के माध्यम से ईमानदारी, अनुशासन, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, नैतिक मूल्यों का विकास होता है। मानव में या छात्र में नैतिक मूल्यों का विकास मूल्यपरक प्रकृति की शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। ठीक, एक कला के रूप में विज्ञान, देखिए, या कला या विज्ञान के रूप में शिक्षण, शिक्षण क्या है? एक कला या विज्ञान के रूप में। तो कला के रूप में देखिए और विज्ञान के रूप में। कला का संबंध कौशल, सृजनात्मकता और प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण से है। प्रभावशाली संप्रेषण कौशल होना चाहिए। जब आप कला के रूप में देखेंगे तो प्रभावशाली संप्रेषण कौशल होना चाहिए। ठीक, विषय को रोचक और सरल बनाने का गुण विकसित करना चाहिए। विद्यार्थियों को लगातार प्रेरित करना चाहिए। सृजनात्मक विधियों, उदाहरणों और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। कक्षा प्रबंधन की दक्षता होनी चाहिए टीचर में। विद्यार्थियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए उनका। शिक्षण को मनोरंजक, रोचक और आनंददायक बनाना उनका लक्ष्य होता है। विज्ञान के रूप में क्या है? यह सिद्धांत, तथ्य, प्रयोग और अनुसंधान पर आधारित है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? वैज्ञानिक और शैक्षिक सिद्धांतों को आधारित शिक्षा दी जाती है। वैज्ञानिक शिक्षण विधियों या तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट उद्देश्य आधारित शिक्षण प्रदान किया जाता है। परीक्षण, मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि का उपयोग किया जाता है। अनुसंधान एवं प्रमाण पर आधारित निर्णय लिए जाते हैं। तथ्यों, आंकड़ों, विश्लेषण पर आधारित शिक्षण दिया जाता है, योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से। जिस तरह से वैज्ञानिक क्रिया होती है विज्ञान की, उस तरह से किया जाता है। ठीक, कला के रूप में शिक्षक सफल, अच्छा कलाकार हो सकता है। और विज्ञान के रूप में प्रभावी शिक्षण है वैज्ञानिक योजना और प्रमाण पर आधारित प्रक्रिया है। वैज्ञानिक योजना और प्रमाण पर आधारित प्रक्रिया है। ठीक, विज्ञान के आधार पर जब बात हो तो याद रखिएगा आप थोड़ा सा अपने दिमाग में कि वैज्ञानिक बातें जो भी होती है विज्ञान की, वह तर्क और प्रमाण अर्थात प्रयोगशाला या रिसर्च बेस्ड होती हैं, इसलिए उसकी प्रामाणिकता ज़्यादा होती है।
और कला के रूप में एक व्यवहारिक कौशल का परिचय होता है। ठीक, कला विज्ञान में अंतर क्या है दोनों में? शिक्षण में आधार या कौशल और सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है या सिद्धांत और तथ्य पे बल देता है? उद्देश्य प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण होता है या व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करना? विज्ञान का नियम ही है वैज्ञानिक ज्ञान का कि हर चीज को क्रमबद्ध और नियमबद्ध होना चाहिए। ठीक, प्रकृति लचीली और व्यक्तिगत हो सकती है, नियमबद्ध और वस्तुनिष्ठ होती है। प्रमुख तत्व अनुभव, कल्पना, अंतर्ज्ञान होता है कला में, और विज्ञान में अनुसंधान, प्रयोग, तर्क। विज्ञान बिना अनुसंधान, प्रयोग, तर्क के किसी बात को प्रमाणित नहीं मानता। निर्णय का आधार व्यक्तिगत अनुभव होता है कला के रूप में, विज्ञान में प्रमाण और तथ्यों के आधार पे। ठीक, उदाहरण जैसे प्रेरक कहानियां, गतिविधियां, भावनात्मक जुड़ाव, और विज्ञान में प्रश्नावली, परीक्षण, आंकड़े या प्रयोगात्मक कार्य। ठीक, तो ये मूलभूत अंतर है दोनों में, अंतर को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, परीक्षा उपयोगी तथ्य जैसे हैं कुछ चीज देखिए। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध प्रक्रिया है। एक लाइन की परिभाषा याद रखिए। आधुनिक शिक्षण विद्यार्थी केंद्रित एवं अधिगम केंद्रित है, अर्थात वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्र केंद्रित है। ठीक, टीचर केंद्रित नहीं है। अब शिक्षण का अंतिम लक्ष्य व्यवहार परिवर्तन और व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षण कला भी है, विज्ञान भी है। प्रभावी शिक्षक में रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। शिक्षण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, विकासात्मक एवं मूल्यपरक प्रक्रिया है। ठीक, शिक्षण क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, योजनाबद्ध, अंतःक्रियात्मक, विद्यार्थी केंद्रित, प्रेरणादायक, मूल्यांकन परक। कला और विज्ञान दोनों प्रभावी शिक्षण के रूप है। ठीक, कुछ प्रश्न है मेंस परीक्षा लायक हैं, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण एक नैतिक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में कैसे है? शिक्षण एक सामाजिक नैतिक प्रक्रिया के रूप में ध्यान दीजिए। शिक्षण केवल ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह नैतिक मूल्यों, मोरल, सामाजिक, सोशल विकास का एक सशक्त माध्यम है। विद्यालय समाज का लघु, मिनिएचर सोसाइटी, लघु रूप मानी जाती है, जहाँ विद्यार्थी न केवल विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन जीने की कला, ध्यान दीजिएगा, जीवन जीने की कला, सामाजिक व्यवहार, नैतिक मूल्यों, उत्तरदायित्व को भी सीखते हैं। ठीक, प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों को सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, सहिष्णुता, सहयोग, करुणा, समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन की बात सिखाता है। इसलिए शिक्षण एवं उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं है। शिक्षण एवं उद्देश्य का उद्देश्य मतलब क्या है? किसी परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं है, बल्कि अच्छे नागरिक का निर्माण करना, जिम्मेदार व्यक्ति का भी निर्माण करना है। ठीक, एक व्यक्ति में जिम्मेदारी का भाव लाना और अच्छे नागरिक के गुणों को विकसित करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक, नैतिक शिक्षण में नैतिक प्रक्रिया। नैतिक प्रक्रिया का अर्थ है ऐसी प्रक्रिया जो विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, आदर्शों और सदाचार का प्रमुख विकास कर सके। जैसे चरित्र निर्माण। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में श्रेष्ठ चरित्र और नैतिक व्यक्तित्व का विकास करना है। सत्य एवं ईमानदारी। विद्यार्थियों को सत्य बोलने, ईमानदारी से कार्य करने और निष्पक्ष व्यवहार करने की प्रेरणा दी जाती है। अनुशासन की भावना। विद्यालय विद्यार्थियों में आत्मानुशासन, समय पालन एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित की है। ठीक, कर्तव्य के रूप में। कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के रूप में देखेंगे तो विद्यार्थियों को अपने परिवार, विद्यालय, समाज, राष्ट्र के प्रति गंभीर कर्तव्यों का बोध कराया जाता है। शिक्षण विद्यार्थियों में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, सहयोग और मानवीय दृष्टिकोण विकसित करने में कार्य कर रही हैं। समानता एवं न्याय। धर्म, जाति, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करना नैतिक शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लोकतांत्रिक मूल्य। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सहिष्णुता, मानवाधिकार के प्रति सम्मान विकसित करना। ठीक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा एवं शिक्षण समाज से अलग नहीं हो सकते। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षण विद्यार्थियों को समाज में रहने, दूसरे के साथ कार्य करने, सामाजिक नियमों का पालन करना, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना सिखा दिया। शिक्षण की सामाजिक विशेषताएं क्या है? समाजीकरण।
विद्यालय बालक का समाजीकरण करता है, उसे समाज के नियम, परंपराएं, संस्कृति से परिचय कराता है। कौन? विद्यालय। ठीक। संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। शिक्षण के माध्यम से भाषा, संस्कृति, परंपराएं, राष्ट्रीय विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। ठीक। संस्कृति और संरक्षण का संवर्धन। तीसरा है सामाजिक समायोजन। सहयोग एवं सहभागिता, समूह कार्य, चर्चा, परियोजना, खेल के माध्यम से सहयोग एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करना होता है। राष्ट्रीय एकता और नागरिकता। शिक्षण विद्यार्थियों में संविधान के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है। ठीक। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। शिक्षा समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास, असमानताओं को दूर करने का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षक की नैतिक और सामाजिक भूमिका क्या होती है? आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत करे, विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करे, समान अवसर प्रदान करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, लोकतांत्रिक वातावरण बनाना, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं खेल भावना विकसित करना। ठीक। पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान, संविधान के मूल्यों का सम्मान करना या सीखना। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक और सामाजिक शिक्षण का क्या महत्व है? तो देखिए, डिजिटल नागरिकता और जिम्मेदार सोशल मीडिया इसका एक प्रमुख कारण है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना, लैंगिक समानता, महिला सम्मान, मानवाधिकार एवं बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता, वैश्विक नागरिकता का विकास, विविधता में एकता और सामाजिक समरसता का विकास करना होता है। ठीक। विद्यालय की भूमिका क्या होती है इसमें? तो विद्यालय में की नैतिक शिक्षा प्रदान करने का केंद्र होता है, सामाजिक कौशल विकसित करता है, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को विकसित करता है, सांस्कृतिक गतिविधियों को सब में सहभागिता प्रस्तुत करता है, राष्ट्रीय पर्व, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, साथ ही साथ समावेशी शिक्षा, एजुकेशन जो होती है, यह समान अवसर उपलब्ध कराने का कार्य करती है। नैतिक और सामाजिक शिक्षण में अंतर देखिए, आधार होता है उद्देश्य, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक आरक्षण में सामाजिक में समाज में समायोजन और सामाजिक विकास। प्रमुख आधार सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, इसमें है सहयोग, सहभागिता, समाजीकरण। परिणाम अच्छा चरित्र, परिणाम अच्छा नागरिक, केंद्र में व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक व्यवहार। ठीक। तो नैतिक शिक्षण सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, करुणा, न्याय, उत्तरदायित्व शिक्षण, सामाजिक शिक्षण, न्याय, समाजीकरण, सहयोग, नेतृत्व और संस्कृति, नागरिकता इत्यादि से संबंधित होती है। ठीक। अच्छा शिक्षण क्या है? ज्ञान प्लस नागरिकता प्लस सामाजिक उत्तरदायित्व प्लस चरित्र निर्माण। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज यहाँ तक अगर वीडियो देखे हैं तो एक कमेंट कर दीजिए, कुछ भी पूछे या वो करिए। ठीक। जय हिंद। शिक्षण अधिगम, अनुदेशन और प्रशिक्षण तालिका सहित शिक्षण अधिगम, अनुदेशन और प्रशिक्षण। ठीक। शिक्षा के 4 प्रमुख घटक हैं। ठीक। जो एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। अर्थ, उद्देश्य, प्रक्रिया और परिणाम। ठीक। शिक्षण क्या है? शिक्षण वह उद्देश्यपूर्ण, योजनाबद्ध और अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति और व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। मुख्य विशेषताएं, यह शिक्षक को विद्यार्थी केंद्रित होती है। ठीक। मूल्यांकन, प्रेरणा और सहभागिता पर आधारित, उपद्रव, व्यवहार परिवर्तन पर बल, उद्देश्यपूर्ण, योजनाबद्ध कार्य करना। ठीक। अधिगम क्या है? लर्निंग। अधिगम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और अध्ययन के माध्यम से अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाने का आंदोलन कर रहे हैं।
इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और अध्ययन के माध्यम से अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार एवं दृष्टिकोण में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाता है। ठीक, इसकी प्रमुख विशेषता अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कहाँ, कब तक? जीवन पर्यंत। ठीक, जन्म से मृत्यु तक। अनुभव और अभ्यास पे आधारित होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की अधिगम गति अलग होती है। अधिगम के बिना शिक्षण अधूरा है। शिक्षण विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास और प्रभावी अधिगम है। तो अधिगम ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार को अस्थायी परिवर्तन लाने का मुख्य आधार है। ठीक, उद्देश्य अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? निर्देश देना, सूचना प्रदान करना। इससे शिक्षक मुख्यतः विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है ताकि विद्यार्थी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके। प्रमुख विशेषताएं: शिक्षा केंद्रित प्रक्रिया, सूचना एवं ज्ञान पर बल, सीमित अंतःक्रिया, मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु का प्रक्षेपण, संप्रेषण, व्यवहार परिवर्तन आवश्यक नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के आवश्यक निर्देश और जानकारी प्रदान करना। प्रशिक्षण में क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यक व्यवहारिक कौशल विकसित किया जाना चाहिए। विशेषता है अभ्यास एवं पुनरावृत्ति पर आधारित कौशल विकास पर जोर, कार्यकुशलता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है। व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में उपयोगी। ठीक, अब देखिए इन सब में अंतर मुख्य क्या है? अर्थ, केंद्र और उद्देश्य इत्यादि के आधार पे शिक्षण में पढ़ाने की प्रक्रिया होती है। ठीक, सीखने की प्रक्रिया होती है, निर्देश देने की प्रक्रिया होती है, कौशल विकसित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक, तो प्रशिक्षण में कौशल विकसित करना और पढ़ने की क्रिया शिक्षण में। ठीक, सीखने की प्रक्रिया अधिगम में और अनुदेशन निर्देश देने में। केंद्र में क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मानते हैं, इसमें माना गया है। इसमें अधिगम में विद्यार्थी केंद्रित है और अनुदेशन में टीचर केंद्रित, और प्रशिक्षण में या लास्ट में कार्य और कौशल संबंधित। ठीक, कार्य एवं कौशल संबंधित। उद्देश्य प्रकृति द्विपक्षीय अंतःक्रियात्मक होती है शिक्षण। अधिगम जो होता है विद्यार्थी पे सक्रिय होता है, शिक्षक अधिक सक्रिय नहीं होता, व्यक्ति अभ्यास करते हुए सक्रिय हो जाता है। सहभागिता विद्यार्थी और शिक्षक में दोनों में सक्रिय संबंध है। विद्यार्थी सक्रिय, शिक्षक अधिगम सक्रिय, व्यक्ति अभ्यास करते हुए अभ्यास। परिणाम प्रभावी अधिगम एवं व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक योगदान। ठीक, तो इस तरह से देखेंगे अनुदेशन में सूचना शिक्षक केंद्रित, शिक्षक अधिक सक्रिय होता है, निर्देश, व्याख्याता, सूचना और प्रस्तुतिकरण, ज्ञान जानकारी प्रदान करना, सीमित मुख्यतः ज्ञान आधारित व्याख्यान देना, सूचना प्रदान करना। प्रशिक्षण में कौशल विकसित करना, कौशल एवं कार्यों का विकास, दक्षता एवं कौशल का विकास, व्यवहारिक अभ्यास पर आधारित। यदि अभ्यास करते हुए सक्रिय अभ्यास, पुनरावृत्ति, डेमो, प्रयोग पर व्यवहारिक कार्य करना, कौशल दक्षता, गति एवं कार्यकुशलता में वृद्धि करना, प्रदर्शन आधारित कंप्यूटर टाइपिंग का अभ्यास करना, मशीनें चलाना, खेल प्रशिक्षण। ठीक, आधुनिक की मुख्य विचारधारा है। चारों अवधारणाओं का संबंध है। शिक्षण, अनुदेशन, प्रमाण और अधिगम में क्या सेम है? अधिगम को उत्पन्न करता है, अधिगम का एक भाग है, कौशल विकास का एक विशेष रूप है। शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों का परिणाम हो सकता है। ठीक, अब देखिए परीक्षा उपयोगी है। शिक्षण मीन्स होता है पढ़ाने की प्रक्रिया, टीचिंग। अधिगम मीन्स होता है सीखने की प्रक्रिया। ठीक, अनुदेशन निर्देश या सूचना देने, प्रशिक्षण कौशल विकास, अनुदेशन शिक्षण का एक भाग। प्रैक्टिकल प्रशिक्षण में अभ्यास, प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अधिगम के तो इस तरह से देखेंगे मुख्य मुख्य बातें, जैसे ट्रिक है
TLIT, ठीक। टी से टीचिंग टीचर, एल से लर्नर या शिक्षा विद्यार्थी, आई से इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन, टी से ट्रेनिंग टेक्निक स्किल, ठीक। शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के संबंधित अवधारणाएं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रभावी, रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण शिक्षण के लिए कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। इन सिद्धांतों के आधार पर शिक्षक शिक्षण की योजना बनाता है और विद्यार्थियों में अधिकतम अधिगम सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही शिक्षण में से वंचित या संबंधित होने के कारण वंचित रह जाता है, ठीक। तो शिक्षण से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं भी शिक्षण को सफल एवं प्रभावी बनाने का सहायक गतिविधि होती है। उसे असफल न बनाए छात्र को, उसे सफल बनाने का कार्य करे, ऐसा शिक्षण के सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। शिक्षण के सिद्धांत, सरल से कठिन का सिद्धांत, अर्थात शिक्षण की शुरुआत सरल से आसान करें, सरल शब्दों से, फिर कठिन पढ़ाएं। जैसे कोई छात्र पढ़ने जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो ABCD क ख ग घ 1 2 3 पहले पढ़ता है, लेकिन आगे चल के उसे प्लस की जगह माइनस और मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं मैथ में सॉल्व करने के लिए। उसे इतिहास और उच्च क्वालिटी की पढ़ाई जाती है, या पर्यावरण या विज्ञान, कुछ भी, ठीक। तो सरल से कठिन, पहले जोड़ घटाओ गुणा भाग, ज्ञान से अज्ञात से ज्ञात से अज्ञात, ठीक। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के आधार पर किया गया नया ज्ञान, स्थानीय पर्यावरण और विश्व पर्यावरण पर जोर देना। मूर्त से अमूर्त सिद्धांत, वास्तविक वस्तुओं उदाहरणों में से पढ़ाएं, फिर अमूर्त विचारों की ओर ले जाएं, ठीक। फल दिखाकर संख्या बताना, याद कराना जो बच्चों की क्रिया में होती है। जैसे कोई खाने वाली चीज़ आप छात्र को दिखाइए, छोटे बच्चों को, तो आपकी तरफ प्रेरित होते हैं, तो आप उस गिफ्ट के बदले उनको शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें प्रेरक या अच्छे मोटिवेशनल स्पीच दे सकते हैं, ठीक। विशेष से सामान्य ज्ञान, विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से सामान्य एवं सिद्धांत तक पहुंचना, कई उदाहरण देकर व्याकरण का नियमबद्ध प्रयोग करना, ठीक। सामान्य के विशेष सिद्धांत, पहले सामान्य नियम सिद्धांत बनाना, फिर उससे उदाहरण लेना, विज्ञान का क्वांटम का सिद्धांत समझाकर बताना, ठीक। तर्क व प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष का सिद्धांत, प्रत्यक्ष वस्तु तथ्य से समझाए, फिर अप्रत्यक्ष जानकारी दे, ग्लोब पर पृथ्वी को समझाना, फिर मानचित्रण। अनुभव से तर्क का सिद्धांत, ठीक। दैनिक जीवन की घटनाओं से सिद्धांत निकालना। क्रिया से द्वारा सीखने का सिद्धांत, विद्यार्थी स्वयं कार्य करके सबसे अच्छे सीखते हैं। योजना प्रयोगशाला में कार्य, प्रैक्टिकल परियोजना पर कार्य, मॉडल विकसित करना। इस सिद्धांत पर जॉन डेवी विशेष बल दिए। सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत होता है विद्यार्थियों से चर्चा, प्रश्नोत्तर, गतिविधियों एवं समूह कार्य में शामिल करना बच्चों को, ठीक। पुनरावृत्ति या अभ्यास का सिद्धांत, बार बार अध्याय एवं पुनरावृत्ति के अधिगम से अस्थायी बनता है, अर्थात एक ही किताब को छात्र को इतनी बार हटाइए कि उसको पूरी तरह से किताब कंठस्थ हो जाए, ऐसा पढ़ाएं। तो जब जरूरत पड़े तब पुनरावृत्ति से अधिगम को स्थायी बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धि, रुचि, गति एवं क्षमता भिन्न भिन्न होती है, इसलिए शिक्षण उसी के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक। प्रेरणा का सिद्धांत, विद्यार्थियों को सीखने के लिए सदैव प्रेरक की भूमिका निभानी चाहिए, ठीक। इस तरह से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक। प्रेरणा के सिद्धांत हो गया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो मुख्य बातें हैं, जैसे
प्रेरणा से प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक बातें: स्पष्ट एवं उचित अधिगम उद्देश्य निर्धारित करना, उपयुक्त शिक्षण विधियों मतलब छात्रों के व्यवहार और उनके ज्ञान के स्तर को देखकर उसी के अनुरूप शिक्षण विधि या शिक्षण क्लास का निर्माण करना, विधि रणनीतिक एवं तकनीकी का चयन करना, विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना, TLM-ICT का प्रभावी उपयोग करना, प्रेरणा पुनर्बल एवं प्रतिपुष्टि देना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना, सकारात्मक एवं सहयोगपूर्ण सुरक्षित कक्षा वातावरण बनाना, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत ठीक तो परीक्षा उपयोगी है, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण के सिद्धांत हैं। ठीक, लर्निंग बाय डूइंग जॉन डेवी ने दिया था। डिस्फोर्समेंट में वांछित व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है, फीडबैक में सुधार का अवसर मिलता है। ठीक, मूल्यांकन शिक्षण की सफलता मापने का प्रमुख साधन है। ठीक, शिक्षण अधिगम अनुदेश प्रशिक्षण के आधार पर देखेंगे मुख्य बातें। तो शिक्षण में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास में प्रभावी अधिगम होता है। शिक्षक और विद्यार्थी ही होते हैं। व्यवहार परिवर्तन, ज्ञान कौशल प्लस मूल्य विकसित करना। ठीक, अधिगम में ज्ञान कौशल, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, विद्यार्थी सामान्य ज्ञान या समझ ज्ञान दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक, अनुदेशन सूचना एवं निर्देश देना, शिक्षक जानकारी प्राप्त करना, प्रशिक्षण व्यवहारिक कौशल दक्षता विकसित करना, कार्य कुशलता और दक्षता में उच्च प्रदर्शन। ठीक, देखिए इसके मुख्य सिद्धांत जो पढ़ाए हैं: सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, विशेष से सामान्य, अनुभव से तर्क। ठीक, याद रखने की ट्रिक जैसे है: कठिन से सरल से कठिन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मोटिवेट टू मेक कॉन्क्रीट, एक्टिविटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, रेनफोर्समेंट एंड रिवीजन, ट्राई एंड थिंक एंड ट्राई एंड ट्रांसफर। कुछ ऐसे सिद्धांत में है जिस पे आज सरकार सड़क निर्माण कार्य कर रही है। शिक्षण के चरण क्या हैं? देखिए, यह पूर्व क्रियात्मक चरण होता है। ठीक, शिक्षण एक सुनियोजित, क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जिसका प्रभाव शिक्षण के लिए शिक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक, पूर्व क्रियात्मक चरण, अंतः क्रियात्मक चरण और पश्चात क्रियात्मक चरण। देखिए 3 चरण होते हैं शिक्षण के, याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। चौथा है कोई ऑप्शन दे देगा वही गलत होगा। ठीक, वह शिक्षण की तैयारी करने का चरण है जिसमें जिस अवस्था में शिक्षक कभी शिक्षक कक्षा में जाने से पहले संपूर्ण शिक्षण योजना तैयार करके जाता है। इसका पूर्व मुख्य कार्य क्या है? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारित करना, विद्यार्थियों की आयु, क्षमता और पूर्व ज्ञान का अध्ययन करना, विद्यार्थियों के चयन और क्रम का निर्धारण करना, पाठ योजना बनाना, उपर्युक्त शिक्षण विधि एवं तकनीक का चयन, TLM शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना, मूल्यांकन की योजना बनाना, समय प्रबंधन की रूपरेखा तैयार करना। महत्व: शिक्षण व्यक्तिगत एवं प्रभावी बनता है, समय की बचत होती है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का आसान माध्यम होता है। शिक्षण के चरण अंतःक्रियात्मक दूसरा देखेंगे, यह वास्तविक चरण शिक्षण का चरण है। यह वास्तविक शिक्षण का चरण है जिसमें शिक्षक विद्यार्थी आमने सामने रहते हैं और कक्षा शिक्षण की क्रिया होती है। कक्षा का प्रारंभ प्रेरणा, विषय वस्तु या विषय का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, प्रश्नोत्तर चर्चा, उदाहरण गतिविधि प्रदर्शन, विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता, कठिन अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, पुनर्बलन देना एवं सतत प्रतिपुष्टि देना। ठीक, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित होता है, विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि बढ़ती है, व्यवहार परिवर्तन संभव होता है।
पश्च क्रियात्मक चरण में यह शिक्षण समाप्त होने के बाद का चरण है। शिक्षक की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण की जाती है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन किया जाता है। विद्यार्थियों में प्रतिपुष्टि देना कौन ध्यान देगा? विद्यार्थियों में प्रतिपुष्टि देना, त्रुटि का विश्लेषण करना, पुनः शिक्षण की योजना बनाना, भविष्य के शिक्षण में सुधार करना। ठीक, यह पश्चक्रियात्मक चरणों में प्रमुख हैं। ठीक, इसका महत्व है शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों की कमजोरियों की पहचान होना, अगली योजना को अधिक प्रभावी बनाना। ठीक, शिक्षण के 3 प्रमुख चरण में कौन कौन से हैं? पूर्व क्रियात्मक, अंतःक्रियात्मक, पश्चक्रियात्मक। योजना बनाना, तैयारी करना। वास्तविक अच्छा शिक्षण प्रस्तुतिकरण और सहभागिता से निर्भर करती है। मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि और सुधार। ठीक, उद्देश्य प्रभावी शिक्षण की तैयारी, अधिगम करना, शिक्षण की सफलता का आकलन करना। सॉरी, शिक्षण के स्तर क्या हैं? लेवल ऑफ एजुकेशन या टीचिंग। ठीक, स्मृति आधार पे, बोध आधार पे, चिंतन आधार पे 3 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। इस स्तर में विद्यार्थियों को तथ्यों, परिभाषाओं, सूत्रों और सूचनाओं को याद कराया जाता है। बोध स्तर में यह केवल विद्यार्थी नहीं बल्कि विषय को समझते हैं, उनका अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक, यह समझ एवं व्याख्या पर बल देता है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। मध्यम मानसिक स्तर को विकसित करता है, स्थायी अधिगम को बढ़ावा देता है, अवधारणात्मक स्पष्ट होती है, अवधारणाएं जो होती हैं स्पष्ट होती हैं, ज्ञान का अनुभव प्राप्त संभव होता है। ठीक, इसमें यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है। इसमें विद्यार्थी और समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, तर्क विनय समाधान प्रस्तुत करते हैं। उच्च मानसिक स्तर निर्णय क्षमता विकसित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, नवाचार और नेतृत्व का विकास करना। ठीक, अब बात करते हैं शिक्षण के अनेक स्तरों में आपसी संबंध। उद्देश्य याद करना, समझना और विश्लेषण और समाधान करना। मानसिक स्तर निम्न, मध्यम, उच्च। शिक्षक होता है स्मृति आधार पे, विद्यार्थी होता है चर्चा, उदाहरण, स्पष्टीकरण के लिए, समस्या समाधान, परियोजना का विकास। परिणाम क्या होता है? तथ्य याद हो जाते हैं, तथ्य अवधारणात्मक बातें याद होती हैं, रचनात्मकता और आधुनिकता की भाषा संभव नहीं है। ठीक, शिक्षण के पूर्व एवं अंत पश्च क्रियात्मक चरणों का विवरण दीजिए। ठीक, ये पूर्व क्रियात्मक चरण में शिक्षक को कौन कौन से कार्य करने चाहिए? स्मृति, बोध या चिंतन स्तर पर शिक्षक की तुलना कीजिए। चिंतन स्तर पर एवं अस्थायी चरणों का पालन करना आवश्यक है। ठीक, तो देखेंगे शिक्षण के स्तर एवं स्मृति, बोध और चिंतन। शिक्षण का उद्देश्य केवल तथ्यों का ज्ञान नहीं बल्कि सामाजिक समझ, तर्क, विश्लेषण, समस्या समाधान, सृजनात्मक सोच विकसित करना है। ठीक, इसके आधार पर 3 स्तरों पर बांटा गया है, स्मृति, बोध और चिंतन। स्मृति स्तर पे इस स्तर पर विद्यार्थियों को तथ्यों, परिभाषाओं, नियमों और सूचनाओं से याद कराया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? याद कराया जाता है। विद्यार्थियों को सक्रियता कम हुई है, तथ्यों के संग्रह पर बल, परीक्षा की प्रारंभिक तैयारी उपयोगी। ठीक, बोध स्तर पे बोध स्तर पे देखेंगे या विद्यार्थी तथ्यों को समझते हैं, व्याख्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। मुख्य समझ एवं व्याख्या पर शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। उदाहरण, गतिविधि, चर्चा पे
शामिल बातों को शामिल किया जाता है, प्रश्न पूछने चर्चा करने को प्रोत्साहित किया जाता है और धारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। ठीक, इसका उद्देश्य है विषय की गहरी समझ, ज्ञान का अनुप्रयोग और तार्किक सोच विकसित करना। ठीक, चिंतन में यह विद्यार्थी समस्याओं का विश्लेषण करता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है और समस्या समाधान प्रस्तुत करता है। जैसे विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, समस्या समय समाधान, आलोचनात्मक रचनात्मक चिंतन। ठीक, इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, समस्या समाधान का विकास करना, स्वतंत्र एवं रचनात्मक चिंतन का विकास करना। ठीक, ये मुख्य शिक्षण के स्तर हैं। कौन कौन? स्मृति, बोध स्तर और चिंतन स्तर। इन तीनों को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ठीक, तीनों में अंतर क्या है? स्मृति में याद की जाती है। ठीक, स्मृति में चीजें याद की जाती हैं, बोध में समझा जाता है, चिंतन में विश्लेषण एवं समाधान प्रस्तुत किया जाता है। मानसिक अवस्था क्या होती है? निम्न, मध्यम, उच्च। शिक्षण केंद्र शिक्षक होता है, शिक्षक विद्यार्थी होते हैं बोध स्तर में और विद्यार्थी होता है शिक्षण समाधान में। ठीक, यहाँ रटना मुख्य है, यहाँ समझना व्याख्या करना है, यहाँ समस्या समाधान निर्णय। इस तरह से इन तीनों चीज़ों को आप लिख लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये स्मृति याद करने के परिप्रेक्ष्य में, बोध गया व्याख्या करने और चिंतन विश्लेषण करने में। ठीक, नई शिक्षा नीति 2020 में रटने की अपेक्षा समझ और कौशल आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक, आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों में 4C का विकास करना है: क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक, परियोजना कार्य, केस स्टडी, गतिविधि आधारित शिक्षण एवं RTC आधारित शिक्षा चिंतन स्तर को विकसित करने में सहायक है। ठीक, स्मृति स्तर सबसे निम्न, बोध, समझ, अनुप्रयोग, चिंतन। स्वर्गीय सौरभ। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अभी दिया गया इससे संबंधित आपको, इस चैप्टर से संबंधित आपको 50 MCQ क्वेश्चन भी पढ़ाए जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद साथियों।